चार्ट की, जिसको हम हाइब्रिड चार्ट या ग्राफ्स बोलते हैं। इनको हम हाइब्रिड ग्राफ्स या हाइब्रिड चार्ट्स क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो ये देखें, जब हमको दो अलग अलग तरीके के चार्ट्स को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, तो एग्जामिनर्स नॉर्मली क्या करते हैं, जब डिफिकल्टी का लेवल रेज करना हो तो देन व्हाट दे डू इज दे कंबाइन वन और मोर ग्राफ्स, एक या एक से ज्यादा ग्राफ्स को कंबाइन कर देते हैं और आपके सामने एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन ग्राफ्स या मोर देन वन चार्ट आपके सामने आता है। तो उस तरीके के ग्राफ्स को नॉर्मली हाइब्रिड चार्ट्स या हाइब्रिड ग्राफ्स कहा जाता है। तो इस एग्जाम्पल में मैंने एक पाई चार्ट और एक बार ग्राफ आप लोगों के सामने रखा है, और आप ध्यान से देखेंगे कि पाई चार्ट जो है ब्रेकअप शो कर रहा है प्रोडक्शन का अलग अलग कंट्रीज में। तो द पाई चार्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन डिफरेंट कंट्रीज। तो कितने कंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट एशियन कंट्रीज में की बात अगर हो रही है तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कौन कौन से अलग अलग कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन व्हीट की तरफ क्या है। सो अगर टोटल प्रोडक्शन 50 लाख टन है तो वी कैन से दैट 50 लाख टन का 10% यानी कि 5 लाख टन इंडोनेशिया प्रोड्यूस कर रहा है, 20% यानी कि 10 लाख टन जो है आपका जापान प्रोड्यूस कर रहा है, सब्सिक्वेंटली 50 लाख टन का 18% यानी कि 9 लाख टन इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सबसे कम प्रोडक्शन बांग्लादेश में हो रहा है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है। तो इस तरीके के डेटा को हम आधा यहां समझ सकते हैं, और इसी डेटा से लिंक्ड हमको दूसरा ग्राफ दिया हुआ है। अब ये बार ग्राफ दिया हुआ है, और बच्चों ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिफिक और कन्वेंशनल मेथड्स के ब्रेकअप को। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया के, तो इंडोनेशिया में तो 5 लाख टन प्रोड्यूस करा है व्हीट, लेकिन इस 5 लाख टन का ब्रेकअप क्या है कि 73% जो है इसका प्रोडक्शन हुआ है साइंटिफिक मेथड से, और बाकी का 27% जो प्रोडक्शन हुआ है वो हुआ है कन्वेंशनल मेथड से। तो आप देखोगे कि किसी भी डेटा को फाइंड आउट करने के लिए आपको दोनों ही ग्राफ्स यूज करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर पहले से आप एक मेन फिगर यानी कि जो बेसिक वैल्यू है कि भाई किसी कंट्री ने कितना प्रोड्यूस किया, आप वो डिराइव कर रहे हो, वो निकाल के लेके आ रहे हो, और दूसरे ग्राफ की मदद से आप सेग्रीगेट कर पा रहे हो कि उसमें से साइंटिफिकली प्रोड्यूस्ड कितना है और कन्वेंशनली प्रोड्यूस्ड कितना है। तो इस तरीके का डेटा जब हमसे पूछा जाता है तो नॉर्मली हमको हाइब्रिड चार्ट्स ही दिए जाएंगे एग्जाम में, और काफी सारे डेटा इनसे पूछे जा सकते हैं। कभी कभार ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस सिर्फ ऊपर वाले चार्ट से पर्टेन करते हो, कुछ क्वेश्चंस जहां पे केवल नीचे वाले चार्ट का डेटा चाहिए हो। दे कैन आल्सो आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन जापान एंड इन बांग्लादेश, सो यू कैन इजीली सी इट इज 12%। तो ये सेकंड वाला ग्राफ मेरे को जरूरत नहीं होगा। दे कैन आल्सो आस्क which country has the highest percentage production through scientific method। तो बोलेंगे कौन सी कंट्री में परसेंटेज के रूप में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट जो है साइंटिफिक मेथड से होता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं साइंटिफिक मेथड में जापान हो गया, या पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा कन्वेंशनल मेथड कौन सी कंट्री में यूज होता है, तो वो बोलेंगे कि सबसे ज्यादा कन्वेंशनल मेथड जो है वो बांग्लादेश में यूज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जरूरी नहीं है कि दोनों ही ग्राफ्स का, दोनों ही डेटा का यूज हो, किसी एक से भी क्वेश्चन आ सकता है। कंबाइंड क्वेश्चन कैसे आ सकता है हमने अभी देखा। तो इस तरीके से इस ग्राफ की यूटिलिटी है, और इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो हैं खूब सारे आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो क्वेश्चंस कंबाइंड और हाइब्रिड क्वेश्चंस में बनाए जा सकते हैं, वो आपसे बोल सकता है कि डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन या डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंट्रीज। इसके अलावा इस तरीके में एवरेज निकाल सकते हैं, कंपैरिजन हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो है पूछी जा सकती हैं। और क्योंकि ये दो डायग्राम्स हैं तो जाहिर सी बात है आपको सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए डिफिकल्टी लेवल विल बी हाई, एंड द बेस्ट पार्ट इज you'll have to link both the graphs together। तो आपको ये लिंक समझना होगा कि भाई ये डेटा तो मेरे समझ में आ गया, ये किस चीज की बात कर रहा है, और ये वाला ग्राफ ऊपर वाले ग्राफ से कैसे रिलेटेड है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए और आपको समझ में आनी चाहिए जब आप इस तरह के डीआई क्वेश्चंस को यूज कर रहे हैं। डन।
ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक आप लोग थोड़े से अच्छे कंडीशन में हो चीजों को समझने के, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन शुरू करा जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्टिंग आवर एक्शन, विल बी एक्चुअली सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि जब हम एक्चुअली में शुरू करेंगे डीआई सॉल्व करना तो इट शुड बी वेरी वेरी इजी, एकदम स्मूथ केक वॉक की तरह आपके लिए होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और हाइब्रिड चार्ट है जहां पे मैंने एक पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन एक टेबल के संग दिया है। यहां आप देखेंगे कि पाई चार्ट के संग एक बार ग्राफ, कभी कभार लाइन ग्राफ भी हो गया, लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पाई चार्ट के संग मैंने एक टेबल या एक ग्रिड दे दिया। अब ये पाई चार्ट क्या है, दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 7 विलेजेस इन अ सर्टेन ईयर। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 डिफरेंट विलेजेस का प्रोपोर्शन दिया है पॉपुलेशन का। तो अगर इनका टोटल किया जाएगा तो टोटल तो 100% ही आएगा। यानी कि ये हो सकता है, इसमें आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि इफ दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ 7 villages is 2 लाख पीपल, तो वो बोलेगा भाई कि विलेज टी का पॉपुलेशन कितना है, तो आप बोलोगे भाई 21% ऑफ 2 लाख। तो इस तरीके से सिंगल चार्ट को यूज करना है। दूसरा है, इसके संग ये लोग वैल्यू एडिशन कर सकते हैं या वैल्यू ऑफ कंफ्यूजन ऐड कर सकते हैं आप लोगों के लिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए। अलॉन्ग विद दिस सिंपल चार्ट एक चार्ट और ऐड कर सकते हैं, बोलेंगे कि भाई ठीक है, पॉपुलेशन तो यहां हमने लिख दी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, और ये जो ग्राफ नीचे आपको दिया है ये उन लोगों का ब्रेकअप है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो यानी कहने का मतलब यह है, आपसे पूछ सकते हैं कि किसी एक सर्टेन, मान लो कि विलेज वाई में आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज या फिर नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन आपसे पूछ लिया, और टोटल पॉपुलेशन आपको सारे के सारे 7 विलेजेस की मान लीजिए दे दी हमको 1 लाख। तो अगर आपको पता लगाना है कि विलेज वाई में कितने लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, तो आप सबसे पहले तो 1 लाख में से ये देखें कि भाई विलेज वाई में कितने लोग हैं, तो 15%, तो 15/100 ये हो गया। और पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन बताया है, और मैंने पूछा भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो विलेज वाई में बिलो पॉवर्टी लाइन इज 52%, तो इसका 52% आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस को करके अपने आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ डेटा यहाँ से लेना है, बाकी का नीचे से लेना है, और उसके बाद उसको आपको आगे जाके सॉल्व करना है। बात समझ में आया? आगे बढ़े और देखें कि आगे किस तरीके के क्वेश्चंस और मुझसे पूछे जाएंगे। एक और डायग्राम, जो ये तो बहुत ही ज्यादा बच्चों को डर लगता है इससे, ऐसे सही में मकड़ी का जाला हो, और देखने में मकड़ी के जाले जैसा ही लगता है। इसको रडार या हम स्पाइडर वेब ग्राफ भी बोलते हैं। और आपको ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा देख के कि ये दिस इज नथिंग बट अ लाइन ग्राफ। एक लाइन ग्राफ को घुमाकर सर्कुलर फॉर्म में आपके सामने दे दिया, और आप लोगों को लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया। बच्चों, ये बहुत ही आसान है, इसको कैसे स्टडी करना है, इसको कैसे ऑब्जर्व करना है, मैं सिखा देता हूँ आपको। और स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट, किसको करना कैसे है, तो देखते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। पहले तो देखेंगे वही हमारा रिचुअल के फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द डिपार्टमेंट वाइज बजट एलोकेशन, एक्सक्यूज मी, समथिंग बजट एलोकेशन एंड एक्चुअल अमाउंट स्पेंट। यानी कि ये जो ब्लू लाइन है ये तो बजट के एलोकेशन की बात हो रही है कि भाई इतना बजट हमने एलोकेट करना है इस एक्टिविटी या इस काम के लिए, और इतना बजट जो है एक्चुअली में खर्च हुआ। तो किसी एक सर्टेन ईयर का किसी एक कंपनी का दे दिया। अब अलग अलग डिपार्टमेंट की हो गई कि भाई सेल्स में हम कितना एलोकेट करेंगे, मार्केटिंग में कितना एलोकेट करेंगे, डेवलपमेंट में कितना एलोकेट करेंगे, कस्टमर सपोर्ट में कितना एलोकेशन होगा, आईटी में और एडमिन में, एडमिनिस्ट्रेशन में कितना एलोकेट होगा। तो दिस इज अब यहां पर क्या हो सकता है कि ये तो अभी आपको अलग अलग 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा दिया हुआ है। अगर इसी तरीके का मेरे को स्पाइडर वेब अगर रिप्रेजेंट करना हो अक्रॉस ए पीरियड ऑफ टाइम, तो सेल्स की जगह मैं लिख सकता हूं 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 और 2015। नाउ दिस डेटा कैन बी ऑफ अ सिंगल वैल्यू। अब ये सेल्स की जगह मैं बोल दूंगा कि बजट का एलोकेशन और बजट का स्पेंडिंग। तो अक्रॉस द एंटायर वेब ये रेड लाइन वुड रिप्रेजेंट के भाई 2010 में इतना बजट स्पेंड करा, 2011 में इतना स्पेंड करा। तो इस तरीके से आपको करना है। बट एज ऑफ राइट नाउ वी स्टिक टू जो मेंशन्ड है। हमारे को 6 अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एलोकेशन और स्पेंडिंग दिया हुआ है। अब इसको कैसे स्टडी करना है, क्योंकि ये सिंगल 1 ईयर का दिया हुआ है। ये डॉलर्स में आप देखोगे, इन डॉलर्स, इन स्पेंट इन $1 million, यानी कहने का मतलब है दिस इज $0 million, दिस इज $10 million, दिस विल बी 20, 30, 40, 50 एंड $60 million। तो आपने रादर देन गोइंग एंड स्टडिंग द ग्राफ लाइक दिस, ये ना करते हुए आप ग्राफ को ऐसे ही फॉलो करें, इधर साइक्लिक और इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखते हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि which department the allocation of budget was the maximum, so you need to simply see कि मैं अंदर से बाहर की ओर बढ़ रहा है मेरा बजट। so whichever line allocation of the budget is in the blue line, तो मैं ट्रैक करूंगा किसे, ब्लू लाइन को। और अगर मैं एलोकेशन का बात देखूं तो जो सबसे बाहर की तरफ पॉइंट है वो हाईएस्ट एलोकेशन है बजट का किसी डिपार्टमेंट का, वो डेवलपमेंट में हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि लोएस्ट एलोकेशन किसका है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इस ब्लू वाले लाइन को ट्रेस करना है और जो क्लोजेस्ट होगा इस सेंटर के वो आपका लोएस्ट होगा। तो डेवलपमेंट में तो आप देख रहे हो मैक्सिमम है बाहर की तरफ, कस्टमर सपोर्ट में इट इज टुवर्ड्स इनसाइड, 10, 20 और 30 के बीच में 25 पे है। अब इसी लाइन को मैं देखूं तो बाहर चली गई आईटी में, यानी कि ज्यादा हो गया। और आप पाएंगे कि यहां पर इट इज द लीस्ट, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं 20 है लेकिन ये 20 के अंदर है। तो आप कहोगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे कम एलोकेशन था बजट का और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा था। सिमिलरली अगर मैं एक्चुअल स्पेंडिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्पेंड हुआ हमारा सेल्स में और सबसे कम स्पेंडिंग हमारा, मैं इसी लाइन को ट्रैक करूंगा, कम है और कम हुआ, बराबर है। यहां पर देखें आप, कोई चेंज नहीं है। फिर इंक्रीज हो गया, फिर हल्का सा डिक्रीज हुआ और ये इंक्रीज हुआ। तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेंडिंग ऑफ द बजट इज लीस्ट। अनदर क्वेश्चन दैट वुड कम अप विल से दैट कि सबसे ज्यादा वेरिएशन एलोकेशन और स्पेंडिंग में कौन से डिपार्टमेंट में हुआ। वेरिएशन मतलब हमने प्लानिंग तो कुछ और किया था, एक्चुअली में हमारा स्पेंड कुछ और हो गया। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा वेरिएशन यहां पर है और सबसे ज्यादा एज पर प्लान हम यहां पर रहे। तो इस तरह की चीजों को भी पूछा जा सकता है स्पाइडर डायग्राम में या वेब बेस्ड डायग्राम में या रडार डायग्राम में। इसके अलावा जो क्वेश्चन आ सकते हैं, दे कैन आस्क यू अबाउट कैलकुलेटिंग द एवरेजेस ऑफ द स्पेंडिंग एंड एवरेजेस ऑफ द एंटायर एलोकेशन। टोटल पूछे जा सकते हैं आपसे, कंपैरिजन हो सकता है, परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट्स, या बोलेगा कि भाई एलोकेशन ऑफ बजट इन डेवलपमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ द एलोकेशन ऑफ बजट इन सेल्स। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे स्पाइडर वेब डायग्राम में बखूबी पूछे जा सकते हैं। सो आई होप इसमें भी क्लैरिटी आ गया किस तरीके से आपने ट्रैक करना है। आपने बस किसी एक डेटा लाइन को इस तरीके से फॉलो करना है और ना कि सेंटर से बार बार आपको आगे चल के आना है, क्योंकि आपने देख लिया कि ये 50 है तो ये पूरी लाइन 50 ही है। तो आपने बस इस लाइन को नहीं छोड़ना है। आपने देखा कि ये लाइन 20 रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस एंटायर हेक्सागन इज 20। इस तरीके से आपने इसको स्टडी करना है और इस तरीके से आपको बहुत आसानी से डेटा पकड़ में आएगा और आप आसानी से उसको ट्रैक और ट्रेस कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम आखिरी तरीके के आखिरी वैरायटी ऑफ ग्राफ की बात करेंगे, जो कि एक स्टैक या कॉलम ग्राफ होता है। अब स्टैक या कॉलम ग्राफ बेटा बेसिकली दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो मैं एक्चुअल वैल्यूज का ब्रेकअप दिखा सकता हूं और दूसरा मैं परसेंटेजेस का ब्रेकअप दिखा सकता हूं। अगर आप हल्का और क्लोजली स्टडी करने से पहले हम अपना वो रिचुअल करें। रिचुअल में क्या था कि पहले हमको हेडिंग को ध्यान से पढ़ना है। तो हेडिंग देखें, हेडिंग में लिखा है फॉलोइंग चार्ट शोज द परसेंटेज वाइज ब्रेकअप ऑफ डिफरेंट
operating systems used in from the year 2010 to 2013. So 1 2 3 4 4 different years, कितने अलग अलग तरीके के परसेंटेज ब्रेकअप था अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। तो जो सबसे पहला वाला नीचे वाला लाइन है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। उसके बाद ये शो कर रहा है एप्पल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद इतना RIM बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। फिर बात आती है विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की और बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आप देखोगे कि यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज नहीं दी हुई, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है और सारे के सारे स्टैक्स द सम अप टू 100%। सो टेक्निकली देखा जाए तो ये अपने आप में एक छोटा सा पाई चार्ट है। आप चाहो तो इसको अपने आप में ही एक पाई चार्ट बना सकते हो। ये अपने आप में ही एक पाई चार्ट है और ये भी और ये भी। तो कहने का मतलब है कि किसी भी स्क्रीन पे या कंप्यूटर की स्क्रीन पे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैव 4 डिफरेंट पाई चार्ट्स बट इजियर फॉर मी टू हैव 4 डिफरेंट स्टैक्स। तो इसीलिए एग्जामिनर इस तरह के ग्राफ्स को भी पसंद करते हैं, जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग पाई चार्ट्स को ना दिखाते हुए मेरे को स्टैक में दिखाना है। एंड इफ यू कैन सी कि हर ग्राफ में हर चार्ट में मैंने 100% ही दिखा हुआ है। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ 100% ना देके सेल्स दिखा दिए। कंपनी ए के 4 प्रोडक्ट्स का सेल्स, कंपनी बी के 4 to 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के सेल्स स्टैकअप करके। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि टोटल ऊपर से मैच हो सकता है इनका टोटल भी अलग अलग हो, वो भी आप समझ सकते हो, आ सकता है। हाल फिलहाल हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। यहां पे अगर मैं देखूं तो 24% जो है 24% जो है वो हुआ है, एक्सक्यूज मी, 24% ईयर 2010 का कंट्रीब्यूशन है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। 28% कंट्रीब्यूशन है एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर ऑफ हाइलाइटर, थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा। I'll take a black one. Okay. So 24% is over here, 28%, 30%, 11% and 7%. तो इस तरीके से मैं स्टैक को समझा सकता हूं। अब मुझसे पूछ सकते हैं, अब कई बार क्या होता है कि ये वैल्यूज आपको दिए नहीं होंगे, तो इन एन एग्जाम इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू विल बी गिवन दीज वैल्यूज, बट इफ एट ऑल यू वांट टू फाइंड आउट हाउ मच इज दिस, सो यू विल सी। जैसे मान लो कि मेरे को 2012 का मुझे पता लगाना है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने हैं, तो आप देखोगे 0 से शुरू हुआ और ये ग्राफ ठीक 40 पे जाके खत्म हुआ। तो ये 0 है, ये 40 है, इनका डिफरेंस कितना हो गया 40, तो ये इसको करस्पॉन्ड करेगा। अब मुझे मान लो ये डेटा पता लगाना है कि ये कितना परसेंटेज है, तो आप देखोगे ये 40 पे स्टार्ट हुआ और 70 यहाँ पे, हालांकि 71 नहीं दिख रहा है इसीलिए इन लोगों ने मेंशन करा है, बट एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 70 पे है। तो जब आप एग्जाम में स्टडी करोगे तो ये लाइंस आपको क्लियरली दिए हुए होंगे, तो आप कहोगे ये 40 से 70 जो है दिस इज ऑलमोस्ट, एक्सक्यूज मी, सो दिस इज ऑलमोस्ट 30। सिमिलरली आप गैप्स को स्टडी करके आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। आपसे एक्सपेक्टेशन में यही होता है कि आप इन गैप्स को स्टडी करें और इन वैल्यूज को आप फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट्स ये सारा वैरायटी ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आ सकते हैं एग्जाम में और आते ही हैं। तो आप पहली बात तो फेमिलराइज हो गए, मेरे लिए ये एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने अलग से लेक्चर लिया और आप इसको प्लीज गो थ्रू कर लें। अगर किसी भी तरीके के ग्राफ को समझने में आपको डिफिकल्टी है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है लेक्चर के पहले ही शुरुआत में, मुझे आप व्हाट्सएप करें और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारी टाइप्स के DIs को हम कवर करेंगे और एक एक करके हम सबको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। और जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सॉल्व करने में क्या हमको ट्रिक्स अप्लाई करने हैं, क्या क्या अप्रोचेस हैं, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं इनको बहुत ही इफेक्टिवली और क्विकली सॉल्व करने का। तो पहला जो हमारा पड़ाव है, जो हमारा फर्स्ट स्टेज है, वी हैव कंप्लीटेड दैट एंड दैट वाज टू फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द वेरियस टाइप्स ऑफ DI क्वेश्चंस दैट कैन एक्चुअली कम इन द एग्जामिनेशन. In the next lecture we will be taking up all these varieties of various DIs and we will be solving them as well. So stay tuned. I hope the lecture so far is useful और आप लोगों को मजा आया होगा और इसको एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लें, देख लें और ताकि किसी तरीके का कोई डिफिकल्टी हमको ना हो
और मैं आपको कैचअप करता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और डू रिमेंबर टू रिवाइज वट एवर इज एक्चुअली गोइंग ऑन। आई सी यू देयर इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।